आज हम लोग क्लास 12th के लिए पहला चैप्टर फिजिक्स का देखते हैं। उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का पहला चैप्टर फिजिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से शुरुआत करते हैं और देखेंगे तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। 1 बाय 1 आपको चैप्टर मिलते चले जाएंगे क्लास 12th का। तो फिजिक्स का ही पहला चैप्टर क्लास 12th का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको ये लग रहा होगा कि स्टैटिक्स मतलब कुछ रुका हुआ, ठीक है, जैसे चार्ज रुका है या कुछ भी है, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इसको हम पूरा डिटेल में हम देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि 2 तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं, मतलब हम ये देख रहे हैं कि पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड 2 तरह की होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो 2 तरह की होती है, तो पहली होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, जो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और दूसरा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लोग बाद में पढ़ेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब होता है कि वर्क डन इसका पाथ पर डिपेंड नहीं करता। वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फील्ड के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मतलब रास्ते पे डिपेंड नहीं करता कि किस रास्ते से होकर के हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए हैं। जैसे ए पॉइंट ये, ऊपर बी पॉइंट, एक रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ते, तो किधर से हम जाएं, ठीक, अगर ये रास्ते पे डिपेंड ना करे इसका वर्क डन, उस फील्ड में जो वर्क हो रहा है अगर वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऐसी फील्ड को हम कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड। यानी कि केवल 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, एक इनिशियल एक फाइनल। इनिशियल फाइनल पोजीशन पर उसका अगर वर्क डन डिपेंड करे, उस फील्ड का वर्क डन, उस फील्ड में जो वर्क डन हो रहा है अगर वो इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो उसको कहते हैं हम क्या? कंजर्वेटिव फील्ड। तो इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो होती है कंजर्वेटिव फील्ड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को, तो वो कंजर्वेटिव होती है। दूसरे प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा फील्ड प्रोड्यूस किया। जिससे कोई एक चार्ज है तो इसके चारों तरफ चार्ज, इसके चारों तरफ क्या होगा? फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्रोड्यूस करेगा फील्ड, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तीसरा पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम। ये टाइम पे, ये ऐसी फील्ड है जो कि टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे 10 कूलाम का एक चार्ज रखा गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो उसके द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस की गई, तो 10 कूलाम के चार्ज के द्वारा जो भी फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो फील्ड आज भी है, ठीक, वो फील्ड आज भी उतनी है, कल भी रहेगी और बरसों उतनी ही रहेगी। मतलब वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है कि टाइम बढ़ता है गया तो फील्ड घट गई है या फील्ड बढ़ गई है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो भी फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के द्वारा, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे इसका एक एग्जांपल देख रहे थे, ई वेक्टर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने दिखाया है, ई वेक्टर इक्वल टू ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। मतलब ये है एक्स एक्सिस की फील्ड, वाई एक्सिस की फील्ड और जेड एक्सिस की फील्ड। इसमें कहीं टाइम का फैक्टर नहीं आ रहा, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि टाइम का फैक्टर आ रहा है, इसको बाद में देख लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर टाइम का फैक्टर नहीं आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है, ये इस एक्स वाई और जेड की इलेक्ट्रिक फील्ड के समेशन के बराबर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई हुई है, ठीक। तो 2 तरह की फील्ड हमने देखा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये, और दूसरी हम देखने जा रहे हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो ये क्या होती है? नॉन कंजर्वेटिव होती है, मतलब इसका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करेगा। एक रास्ते से जाएंगे तो काम हो सकता है ज़्यादा करना पड़े, दूसरे से कम, तीसरे से और ज़्यादा या कम। मतलब जब कभी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन, अगर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट वी है, यहाँ से अगर अब ये किसी ऐसी फील्ड में है जो कि नॉन कंजर्वेटिव है, उसका जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा। अलग अलग रास्ते से जाएंगे तो अलग अलग वर्क करना पड़ेगा, ठीक। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में पहला पॉइंट देखते हैं, इट इज़ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। दूसरा, प्रोड्यूस्ड बाय वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है हम लोग बाद में देखेंगे, जैसा कि ये टॉपिक हम लोग बाद में देखने वाले हैं। तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हम लोग वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा प्रोड्यूस करते हुए देखेंगे, प्रोड्यूस बाय वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगला है इट डिपेंड्स ऑन टाइम, ये टाइम पे डिपेंड करती है। मतलब जैसे समय बीतेगा या कुछ भी होगा तो ये चीज़ चेंज होगी, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो समय बीतेगा, समय हमेशा बीतता है, इलैप्स्ड टाइम कभी रुका नहीं रहता, समय बीतता रहता है। तो इसके लिए हम अगर एग्जांपल देखते हैं तो ई इक्वल टू ई एक्स, यहाँ देखिए टाइम है, टाइम का फैक्टर है टी,
आई एक्स एक्सिस में ये फील्ड है, ये वाई एक्सिस में फील्ड है और ये जेड एक्सिस में फील्ड है, यानी कि तीनों का समेशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम पे डिपेंड करता है, टी स्क्वायर टी क्यूब, ठीक। तो ये इसका एक एग्जाम्पल मात्र है कि मतलब आपको समझ में आ जाए कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स द्वारा प्रोड्यूस होती है और टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। नोट करिए इसे। देखिए अब दूसरी चीज़ हम ये देख लेते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसमें पूरी प्रॉपर्टी अभी नहीं लिखी गई है, अभी इसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर दोबारा इसमें और प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, जिसे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, ये कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब देखिए दूसरी जो ये है कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, जाहिर सी बात है ये वेक्टर नहीं स्केलर है। हमने बताया था क्लास 11 के पहले चैप्टर वेक्टर में हमने बताया कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, प्लस वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती है, यानी कि वेक्टर मतलब कुछ रूल्स होते हैं एडिशन के, इसमें एंगल वगैरह शामिल होता है, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती है, तो ये वो सब कुछ नहीं, इसमें कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तीसरी चीज़ कि अगर कोई चार्ज है, ये एटम नहीं बना हुआ है, अगर कोई चार्ज है, वो ध्यान से देखिएगा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मान लिया है या कोई चार्ज है, तो ये जो चार्ज है अगर ये रुका हुआ है, वेलोसिटी 0, अगर ये रुका हुआ है तो ये केवल कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके चारों तरफ जो फील्ड पैदा होगी उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये ई से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अब देखिए अगर जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी उसकी क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वो वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, सॉरी अगर ये वेलोसिटी की बात करें तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड भी, लेकिन अगर ये स्पीड है कांस्टेंट मतलब वो चल रही है लगातार, अगर वो वेलोसिटी है उसके बाद 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर मतलब कुछ से, अगर ये किसी वेलोसिटी से चल रही है, कोई चार्ज है अगर चल रहा है तो वो 2 तरह की फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिखी हुई है, ये कौन सी फील्ड है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही, ये वाला देखिए। दूसरी इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोड्यूस हो रही है, बी मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई चार्ज चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होगी, ठीक। अगर तीसरी बात हम बात करें, अगर कोई चार्ज है वो चल तो रहा है लेकिन वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, ये मतलब उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वो स्पीड बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेटेड मोशन में है या घटती जा रही है रिटार्डेड मोशन में। मतलब अगर वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है, वेरिएबल स्पीड है यानी कि एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड है, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। तीसरी एक तरह की और चीज़ें होंगी, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, जिससे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लाइट वेव, ये सारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, तो वो भी प्रोड्यूस करता है। अगर वो लगातार वेलोसिटी उसकी बढ़ती चली जा रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। तो ये चार्ज की बात हो गई, नोट करिए, इसके आगे हम बताते हैं आपको। देखिए हम बात करते हैं थोड़ा सा चार्ज को और आगे बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में। तो देखिए यूनिट ऑफ चार्ज है, कुछ सिस्टम में हमने चार्ज की यूनिट को डिफाइन किया है। जैसे एक होता है एसआई सिस्टम, सीजीएस, ईएमयू और अगला फैराडे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो एसआई सिस्टम में एक तरह से सिस्टम है ये, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में हमने कूलाम कहा, चार्ज की यूनिट को कूलाम कहा, ठीक। सीजीएस सिस्टम में हमने इसको ईएसयू कहा, स्टैटिक कूलाम कहा, स्टेट कूलाम कहा और फ्रैंकलिन कहा। यानी कि ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक। स्टेट कूलाम, एसटीसी, स्टेट कूलाम और फ्रैंकलिन, ये तीनों एक चीज़ है। अगर हम ईएसयू कहें, स्टेट कूलाम कहें, फ्रैंकलिन कहें, ठीक, फ्रैंकलिन कहें, ये तीनों एक चीज़ होती है, ठीक। वो सीजीएस यूनिट में हम उसे देखते हैं। अच्छा, एक कूलाम बराबर कितने ईएसयू या स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन, तो 3 × 10⁹ ईएसयू, एक कूलाम इक्वल टू इतने ईएसयू। यानी कि देखिए यूनिट में एक जो हमारे पास यूनिट है कूलाम, तो ये इसका जो 1 कूलाम है, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू छोटी है, यहाँ बड़ी है, यानी कि ये जो है कूलाम बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में हम आगे देखेंगे, जो इसका पहला चैप्टर है फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का, जो हम यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए ईएमयू क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में जो चार्ज होता है उसको हम एबीसी यानी कि एब्सोल्यूट कूलाम कहते हैं, ठीक है। जो चार्ज की यूनिट होती है उसको हम एबीसी यानी कि एब्सोल्यूट कूलाम कहते हैं, और एक एब्सोल्यूट कूलाम इक्वल टू 10 कूलाम के बराबर होता है। यानी कि ईएमयू में एक एब्सोल्यूट कूलाम बराबर 10 कूलाम, यानी कि एसआई सिस्टम में जो हमने कूलाम कहा उसको यहाँ से रिलेट कर दिया, ठीक, एब्सोल्यूट कूलाम को 10 कूलाम का, ठीक है।
अब देखिए एक और सिस्टम होता है फैराडे में, जो हम फैराडे में बात करते हैं, तो एक फैराडे इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या H प्लस आयन, ठीक। तो फैराडे जो एक सिस्टम हमने बनाया है, मतलब हमने नहीं बनाया, मतलब फैराडे जो भी सिस्टम बनाया गया उसमें एक फैराडे का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज या 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज या 1 H प्लस आयन का चार्ज जो होता है वो हमारा एक फैराडे कहलाता है। जैसे 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये एक नंबर होता है, मोल एक नंबर है, मोल इज नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब वो नंबर बहुत बड़ा होता है, मोल जो होता है बहुत बड़ा होता है। जैसे दर्जन, दर्जन का मतलब 12 होता है, 12। किलो, किलो का मतलब 1000 होता है। अगर आपने कहा कि 1 किलो, 1 केजी का मतलब 10⁻3, 1 मिलियन 10⁻6, 1 बिलियन 10⁻9, ठीक। उसी तरह से 1 मोल का मतलब ये एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर हमने कहा 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल, मतलब 1 मोल में ये नंबर इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज या 1 प्रोटॉन का चार्ज या 1 H प्लस आयन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, ठीक। मल्टीप्लाई करने पर ये 96500, ये थोड़ा इससे कम आता है लेकिन नियर अबाउट हम 96,500 कूलाम कह देते हैं, यानी कि एक फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम, ठीक। ये हमने देखा। अब एक चीज़ और देखते हैं कि सबसे बड़ी इसमें जितनी भी यूनिट हमने बताया उसमें सबसे बड़ा क्या है, तो उसमें सबसे बड़ा है फैराडे, उसके बाद एब्सोल्यूट कूलाम, फिर ESU, यानी कि ये है देखिए ESU, CGS यूनिट सबसे छोटी चार्ज की और सबसे बड़ी यानी कि इंडस्ट्रियल यूनिट जो होती है फैराडे, ठीक है। फैराडे इसको कहा जाता है, ये फैराडे है, मतलब फैराडे सबसे बड़ा और ESU सबसे छोटा, बीच में ये चीज़, इसको ध्यान दीजिए, नोट करिए, इसके आगे और बात करते हैं। चार्ज इज इनवेरिएंट, देखिए चार्ज, अगला देखते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट, दैट इज चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप देखिए चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इनवेरिएंट होता है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, मतलब जो चार्ज होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि इनवेरिएंट होता है, वेरिएबल नहीं होता है कि स्पीड अगर हम चार्ज लेके दौड़ने लगे तो चार्ज गड़बड़ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो किसी एटम के अंदर अगर हमने देखा कि एटम के पास न्यूक्लियस के पास, एटम में न्यूक्लियस बीच में होता है, उसके K सेल, L सेल, M सेल, मतलब जब दूर बढ़ते जाते हैं तो उसकी ऑर्बिट हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रॉन दूर होते चले जाते हैं, उनकी स्पीड अलग अलग होती है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर फिक्स ऑर्बिट में पाया जाता है, ठीक है, वो अलग अलग स्पीड से घूमता रहता है। जो बहुत दूर पर है उसकी स्पीड कम होती है, जो पास में तेज़ी से घूमते हैं, तेज़ी से नहीं घूमेंगे तो न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, ठीक है। तो वो तेज़ी से घूमना पड़ता है, जो दूर है उन पर अट्रैक्शन कम है, वो थोड़ा धीमे धीमे घूमेंगे, ठीक। तो कहने का ये मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं तो उनका चार्ज बदलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी कि चार्ज स्पीड के साथ साथ वेरी नहीं करता, यानी कि चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक। जैसे कि आइंस्टाइन का एक रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट था उसमें उन्होंने बताया था कि जैसे मास वेरिएबल होता है स्पीड के साथ। अगर मास को देखिए, इसका एक फार्मूला पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मास इक्वल, अगर ये हम देखें अपान में √1 माइनस v²/c², ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। वेलोसिटी पर मास का क्या फ़र्क पड़ता है स्पीड पर। तो अगर हम, ये रेस्ट मास है, ये कोई मूविंग मास है, तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी अगर हम यहाँ पर 0 ले लें, बहुत ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी यहाँ पर 0 ले लें, ठीक, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो गई तो 1 माइनस 0 1 बचा, 1 से डिवाइड किया तो m0, यानी कि ये जो मास था वो m0 के बराबर आ गया। यानी कि अगर कोई रेस्ट मास है, रेस्ट मास मतलब रुका हुआ मास है, तो जो है वही वो है, ठीक। लेकिन अगर हमने देखा कि इस वेलोसिटी को लाइट की स्पीड के बराबर ले लें, ठीक है, लाइट की स्पीड के बराबर ले लें, तो ये बन गया c, v की वैल्यू क्या बन गई c, यानी कि इससे ये गया खच 1 1 माइनस 1 0, 0 से डिवाइड किया इनफाइनाइट,
मास की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट। यानी कि जो मास है वो हमारे पास क्या आ गया, इनफाइनाइट। यानी कि मास हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि इनफाइनाइट मास आ गया। तो मास वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा लेंथ की बात करें, यहाँ पर देखिएगा, तो लेंथ जो होता है वो भी स्पीड पे डिपेंड करता है। यानी कि एल यहाँ पर ये देखिए एम डिवाइड में था तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यानी कि 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें v की वैल्यू 0 रखेंगे तो फिर से ये जो l होगा वो L0 के बराबर आ गया, ठीक है, सॉरी 0 आ गया। देखिए यहाँ पर अगर हमने इसको क्या किया, 0 किया तो ये पूरा 0, ठीक। तो ये किसके बराबर आ गया, L0 के बराबर। सॉरी ये 0 हो गया तो ये पूरा फिर से देख लेते हैं क्या कन्फ्यूजन है। तो जब यहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू 0 हुई तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक है, ये बढ़िया है। जब यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर हम इसको 0 रखते हैं तो l किसके बराबर आ गया, L0। ये 0 हो गया तो ये पूरे क्वांटिटी 0, तो ये L0 की इक्वल टू। लेकिन अगर ये v इक्वल टू c हो गया तो देखिएगा यहाँ पर जब ये c हो गया तो ये 1 1 0, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। यानी कि जब वेलोसिटी 0 है तो लेंथ हमारा सेम है। लेकिन अगर हमारे पास इसकी वेलोसिटी बढ़ करके लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाए, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड होता है लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, 0। यानी कि स्पीड बढ़ने पर लेंथ कॉम्पैक्ट करता, छोटा होता चला जाता है। स्पीड बढ़ रही है, लेंथ छोटा होगा, ठीक है, स्पीड बढ़ रही है, लेंथ छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर स्पीड बढ़ रही है तो मास इनफाइनाइट होता चला जाता है, मास बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ था। लेकिन चार्ज ऐसा नहीं है, चार्ज की स्पीड बढ़ाएं या घटाएं, हाथ में लेके दौड़े चाहे जितना लाइट की स्पीड से चले जाए, चार्ज वही रहेगा, ठीक है। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। जहाँ मास वहाँ चार्ज, ठीक है। अगर मास है तो चार्ज है, मास नहीं तो चार्ज नहीं है। कुछ चीज़ें इसका देखते हैं, जैसे अगर मान लिया आपको गिवन हो, कुछ स्टेटमेंट दिया हो, ट्रू फॉल्स या जो भी दिया हो, तो जैसे मास अगर नहीं है तो चार्ज भी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। एग्जाम्पल इसका अगर एग्जाम्पल हम कहें कि ऐसा कोई एग्जाम्पल नेचर में लाई करता है तो फोटॉन का मास भी 0 होता है, उसका चार्ज भी 0 होता है, फोटॉन, ठीक है। दूसरा, अगर मास है यानी कि मास 0 नहीं है, अगर मास है और चार्ज 0 है, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है कि किसी का मास है और चार्ज नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल बॉडी। अगर कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी है, जो भी न्यूट्रल बॉडी होती है, न्यूट्रल बॉडी, उस पर क्या होता है, चार्ज नहीं होता लेकिन उसका मास होता है, ठीक। तीसरा देखते हैं, तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर मास 0 नहीं है यानी कि मास है और चार्ज भी है, ऐसा तो होता ही है, बहुत सारी बॉडी में देखा है। हाइड्रोजन एटम का चार्ज, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, वहाँ मास भी होता है और चार्ज भी होता है। तो कोई भी चार्ज बॉडी जो होती है वो ऐसा ही होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर मास 0 है और चार्ज 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो है, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि मास नहीं और चार्ज है, ऐसा नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। नोट करिए इसे। देखिए थोड़ा सा चार्ज से रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट बात ये कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सारे कॉन्सेप्ट आपके जो भी जानते होंगे फंडे वंडे, हमें तो ऐसा लग रहा है हिल जाएगा। देखो सबसे बड़ी बात है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाता है। ये आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के थ्रू। जब ये शिफ्ट होगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस पर कौन सा आएगा, निगेटिव। यानी कि P पॉजिटिव हो गया, क्यों निगेटिव हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर गए। अगर इधर आए होते तो ये निगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता। बात समझ में आई। तो चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि ट्रांसफरेबल चार्ज होता है, ट्रांसफ़र होता है चार्ज का।
ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इस पर पॉजिटिव हुआ, इस पर नेगेटिव हुआ, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। यहाँ से कुछ निकल के गया, क्या निकल के गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है ये इतना यहाँ से चला गया तो इसका मास कुछ कम हुआ, देखिए मास डिक्रीज कर गया, यानी कि इसका मास डिक्रीज करता है। और यहाँ पर आया है तो इसका मास क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्यू का मास इंक्रीज कर गया। वॉल्यूम के बारे में क्या ख्याल है? हमने लिखा वॉल्यूम इंक्रीज करता है, चलो मिटा देते हैं। अब आप बताइए ये वॉल्यूम क्या होगा इसका? अरे ये जो P है, अगर वो एक यूनिट होता, मतलब एक एलिमेंट, मतलब एक एटम होता, तो हम ज़रूर कह देते कि इसका वॉल्यूम, एक एटम है, कुछ निकल के गया तो घट गया। ये एटम नहीं है, ये P क्या है? ये एक एटम ना होकर के सब्सटेंस है। सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, किसी सिंगल एटम की बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? ये सब्सटेंस है। सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। सिंगल एटम होता तो कुछ चीज़ें निकल के जाती तो वॉल्यूम घट जाता। ये एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस में जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव तो आया नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल के गए होंगे, कोई एक इलेक्ट्रॉन की बात तो हो नहीं रही है। इलेक्ट्रॉन निकल के गए होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हुआ होगा। तो जब इसके पास, P के पास चारों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव ये पूरा सब्सटेंस था, आया होगा, तो आपस में क्या हुआ होगा? रिपल्सन हुआ होगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। रिपल्सन में वॉल्यूम क्या करता है? इंक्रीज करता है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया। बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ क्या हुआ? यहाँ इलेक्ट्रॉन आए होंगे, नेगेटिव चार्ज बड़ा हुआ, सब्सटेंस है, तो यहाँ पर भी ये जो Q है, तो Q के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव में भी रिपल्सन होगा, इसका भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक। तो Q एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस पर जब इलेक्ट्रॉन आते गए तो उसका वॉल्यूम बढ़ा, क्योंकि उसमें रिपल्सन हुआ, ठीक है। तो इसका भी वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज कर गया। बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी देखिए, जैसा कि दिख रहा है डिक्रीज कर गई है। क्यों? इसको समझ लेते हैं, डेंसिटी क्यों डिक्रीज करेगी। तो डेंसिटी इसलिए डिक्रीज करेगी क्योंकि इसका मास तो घटा, वॉल्यूम बढ़ा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो भी घटेगा। तो यानी कि ये सारी चीज़ें सही हैं। इस पर आके बात करते हैं। अच्छा, ऐसा हमने लिखा है कि डेंसिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि मास इसका इंक्रीज करेगा। तो डेंसिटी क्यों डिक्रीज करेगी? इसलिए डिक्रीज करेगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। आपने कहा कि सर, अच्छा इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देखिए, जब इसका मास इंक्रीज कर रहा है, मास इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मास इंक्रीज कर रहा है, चलिए ठीक है, मास इसका इंक्रीज कर गया तो इसका वॉल्यूम भी तो इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर गया। तो मान लिया जिस रेशियो में मास बढ़ता उसी रेशियो में वॉल्यूम बढ़ता, तो डेंसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेंसिटी इसकी क्या रहती? कांस्टेंट रहती। मास बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा, डेंसिटी कांस्टेंट रहती। लेकिन ऐसा नहीं है, मास तो बढ़ता बहुत थोड़ा सा, और ये जो वॉल्यूम बढ़ता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि रिपल्सन जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो रिपल्सन होता है बहुत तगड़ा रिपल्सन होता है, ठीक है। ये बहुत तगड़ा फोर्स होता है, तो इनके बीच में जो रिपल्सन है बहुत ज़्यादा होता है। तो रिपल्सन की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपल्सन इस सब्सटेंस में आएगा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, तो वॉल्यूम भी वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। यानी कि मास थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जब मास थोड़ा बढ़ा, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा, यानी कि कुल मिलाकर के वॉल्यूम बढ़ा। जब ये डिनोमिनेटर में चीज़ें बढ़ती हैं तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कि डेंसिटी डिक्रीज करती है। ये बात समझ में आ गई होगी। मास नो डाउट इंक्रीज करता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, लेकिन मास कब इंक्रीज करता है? वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज करता है। तो जब ये चीज़ ज़्यादा इंक्रीज करी, ये 10 बढ़ा, ये 20 बढ़ा, ओवरऑल ये कितना बढ़ा? 10 बढ़ा, 10 बढ़ा तो ये घट गया, तो डेंसिटी डिक्रीज करती है। यानी कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा होता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है उसकी भी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कि डेंसिटी तो दोनों के केस में घटेगी। यानी कि यहाँ पर डेंसिटी के डिक्रीज होने का कारण होता है वॉल्यूम का ज़्यादा बढ़ना, मास का बढ़ना इसका तो कारण है ही है। यानी कि मास बढ़ने पर तो ये बढ़ना चाहिए था, तो ये तो कोई रोल अदा ही नहीं कर रहा है, कोई कारण ही नहीं बन रहा है। वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है इसलिए डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। नोट करिए। चलिए,
देखिए ये तो कुछ चार्ज के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है। चार्ज कंजर्व रहता है कि नहीं रहता है। यूनिवर्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में ऑब्वियसली आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी के जैसा। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने अगर ये कह दिया कि एल्युमिनियम क्लोराइड ले लिया AlCl3 या मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, तो नो डाउट अगर इसको हम देखेंगे, इसको तोड़ेंगे MgCl2 तो यहाँ पर Mg++ और +2Cl- बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज क्या है, कंजर्व है, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक। चार्ज बिल्कुल कंजर्व है। लेकिन क्या आयंस भी कंजर्व है? बहुत सारी चीज़ें। क्या नेट चार्ज कंजर्व है? तो देखिए जैसे इसकी बात अगर हम करें तो एल्युमिनियम +++ और प्लस यहाँ पर 3Cl-, यानी कि चार्ज तो कंजर्व है। तो यूनिवर्स में टोटल चार्ज कंजर्व रहता है कि चार्ज कंजर्व रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लोग आयंस कंजर्व रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आयंस कंजर्व हैं कि नहीं है। यहाँ पर कितने आयंस बने, 1। यहाँ पर कितना बना, 3 आयंस, ठीक। तो क्या आयंस कंजर्व है, क्या चार्ज कंजर्व है, क्या नेट चार्ज कंजर्व है, या चार्ज कंजर्वेशन है, या चार्ज कंजर्व रहता है, ठीक। ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको पूरा लर्न करें, इसको रिवाइज करें, और इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिटेल हम बात करते हैं कि कौन कौन से चार्ज हम लोग कंजर्व करवाएंगे, कंजर्व नहीं करवाएंगे। जो फार्मूला होता है Q = Ne, N क्या है, नंबर है, ठीक है, ये क्या है, ठीक, ये क्या है, ठीक। इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।